ब्रेक किया जब अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ओन अब्बास और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट बाय OTS। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि हर चीज़ की कोई ना कोई तारीख़ होती है। हम बात करें कराची की तो कराची की कोई तारीख़ है, हम बात करें पाकिस्तान की, जी हाँ, पाकिस्तान की भी एक तारीख़ है, हम बात करें पूरी दुनिया की तो पूरी दुनिया की भी कोई ना कोई तारीख़ होगी, बल्कि है। तो आज इन्हीं मामलात पे बात करने के लिए हमने दावत दी है तारीख़ के उस्ताद को, डॉक्टर मुइज़ साहब, जो जामे कराची में उस्ताद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है हमें वक्त दिया। हम पहले सवाल पे आते हैं। सर ये बताइए कि एक तालिब इल्म जो मैट्रिक करता है, उसके बाद वो इंटर करता है, तो वो आखिर क्या वजह है कि वो सोशल साइंस में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, वो हिस्ट्री पढ़े? क्या फ़ायदा होगा उसको हिस्ट्री पढ़ के? देखें, तारीख़ का जो मज़मून है वो अजीब सी एक बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती और हम समझा जाता है कि तारीख़ जो है उसका मकसद सिर्फ़ पढ़ने का ये है कि ये जानने की कोशिश की जाए, या जिन लोगों को ये जानने का शौक़ है कि पीछे वाक़यात क्या हुए और कब हुए, तो सिर्फ़ वो लोग तारीख़ पढ़ते हैं और इसलिए ही तारीख़ पढ़ी जाती है। ये एक इंतहाई दकियानूसी और एक फ्लॉड और एक ये बिला वजह का एक कॉन्सेप्ट लोगों ने तारीख़ के साथ जोड़ लिया है। जबकि मैं आपको बताऊं, तारीख़ का जो मज़मून है वो सबसे ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक मज़मून है और उसमें आगे का रास्ता निकाला जाता है, निकाल के देखा जाता है और आगे चलने की प्लानिंग की जाती है। सही। अब मैं आपको इसमें मिसाल दूं कि जैसे तारीख़ के मज़मून में कैसे हम कह सकते हैं कि हमें आगे का रास्ता मिलता है। छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि जैसे कि हम मुसलमान हैं और हमारे ईमान का हिस्सा है कि कुरान शरीफ एक ज़ाब्ता हयात है और रहती दुनिया तक उसके अंदर अल्लाह ताला की तरफ से हमें हिदायत है और आगे ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताया गया है। और कुरान शरीफ जो है वो आखिरी किताब है जो कि हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई और उसके बाद ना कोई हिदायत आएगी, ना कोई पैगम्बर आएंगे। ये हमारे ईमान का बिल्कुल हिस्सा ऐसे है। ही। 1400 साल से ऊपर का हिस्सा वक्त गुजर चुका और आगे क़यामत तक हमें नहीं पता कि कब तक ये वक्त रहेगा। उसके अंदर अल्लाह ताला ने जो हमें हिदायत दी हैं और जो रास्ता दिखाया है आगे का, उसके अंदर अगर आप देखें तो कुरान शरीफ में सबसे ज़्यादा मज़मून के एतबार से तारीख़ का मज़मून है। बिल्कुल ऐसे। जैसे हम कहते हैं कि कुरान शरीफ में कानून है, माशियात है, इमरानियात है, साइकोलॉजी है, तो ये सारी मज़ामीन में मिला के अगर हम एक मज़मून का इजाफ़ा करें तारीख़, तो तारीख़ के वाक़यात मेरे ख़्याल से कुरान के सिपारों की अगर आप कंटेंट निकाल के देखें तो सबसे ज़्यादा सिपारे अगर आप सारे तारीख़ी वाक़े जमा करें तो बनेंगे। अंबिया के किस्से सारे आप भाई कायनात का बनना, बिल्कुल तमाम अंबिया कराम के सिलसिले, तमाम अंबिया कराम के ख़ानदान के वाक़यात, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, मौजज़ात, सारे तारीख़ के वाक़यात है। असहाबे कहफ़ का वाक़या था। अब क्या नाम है, अबाबील, सूरह फ़ील, अबाबील ने जिस तरह से वो किया काबे के ऊपर जो है उसको कंकरियाँ फेंकी और उसका तहफ़्फ़ुज़ किया, ये सारे वाक़यात जो हैं कुरान के अंदर तारीख़। तो कुरान शरीफ में जब अल्लाह ताला मज़मून के एतबार से तारीख़ में आपको सबक दे रहा है कि ये मत करना तो ये हो जाओगे, सही, तो अब इससे ज़्यादा मैं क्या बड़ी दलील दूंगा इस बात की कि तारीख़ का मज़मून एक बहुत अहम मज़मून है कि जिसमें खालिक ने मखलूक से गुफ्तगू करने के लिए जिस मज़मून का इंतखाब किया, तो उससे ज़्यादा मज़ीद अच्छी दलील मैं आपसे को दे नहीं सकता। सही। अच्छा, अब इस तरह से अगर देखा जाए तो देखिए हम अब जैसे पाकिस्तान की तारीख़ की हम बात कर, जैसे हम पाकिस्तान के आज जो भी हालात हैं, आज भी मैंने एक लेक्चर के अंदर अपने स्टूडेंट से ये बात की कि आज के हालात को समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा माजी में कि किस वक्त कहाँ पे क्या मामलात हुए थे। ठीक है। मसलन हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई फ्लॉज हैं, कोई मामलात हैं जिसके अंदर लोगों को कोई भी दिक्कत आ रही है, आज पार्लियामेंट को आ रही है या जुडिशरी को आ रही है या इंस्टीट्यूशंस को आ रही है, वो दिक्कत हमें देखना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के टाइम पे क्या बातें हो रही थी। सही है। अंग्रेज़ ने जो कॉन्स्टिट्यूशन दी थी हमें 1935 की, उसको हमने अडॉप्ट किया, हमारी पहले 9 साल वही कॉन्स्टिट्यूशन रही, उसका हम पे कितना असर आया और उसकी कौन कौन सी बातें अब तक हैं, तो हम उसको देखेंगे तो उसको ख़त्म करेंगे। ज़हन रखिएगा, और हमारे सुनने वालों को जानने की ज़रूरत है कि सोशल साइंसेस के जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपने बात की कि उस पर तवज्जो करी जाती है, हिस्ट्री भी उसका पार्ट है, तो माशरे दुनिया में आज
जितने भी आज दुनिया में आप नज़र घुमा के देख लीजिए 2023 में जिनकी आप मिसालें देते हैं अपने मौज़ूआत में, अपनी तकारीर में, अपनी तहरीरों में कि जी फ़लाना मुल्क ऐसा है, अमेरिका दुनिया की ताकत है, चाइना ऐसा है, जापान ऐसा है, फ़लाँ जो भी आप कह लीजिए, उन सब ममालिक की एक सोशल साइंसेस की सोशियोलॉजिकल, आइडियोलॉजिकल, पॉलिटिकल, फ़िलासफ़िकल बुनियाद है जो कि किसी ना किसी सोशल साइंटिस्ट ने दी है। मसलन में आप अब जैसे अमेरिका की एक मिसाल दी जाती है कि अमेरिका 1776 में आज़ादी उसने हासिल किया इंग्लैंड से, और उसके बाद से लेके आज तकरीबन 250 साल होने वाले हैं। तो 250 सालों के अंदर वहाँ पे एक ही कॉन्स्टिट्यूशन बनी है जो आज तक चल रही है, ना कभी वहाँ पे एक भी दिन के लिए वो नहीं आया, मार्शल लॉ नहीं आया। ठीक है। तो क्यों नहीं आया? उनकी इंस्टीट्यूशंस बड़ी स्ट्रांग है। इंस्टीट्यूशंस कौन सी हैं? 3 आपकी पॉलिटिकल क्या नाम है इंस्टीट्यूशंस होती हैं जो कि पूरी डेमोक्रेसी को होल्ड करके रखती हैं। वो है जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। ठीक। तो ये इन तीन को प्रिंसिपली एक आदमी था फ्रांस का जिसको आप मॉन्टेस्क्यू कहते हैं, उस फिलासफर ने 18वीं सदी के अंदर ये प्रिंसिपल दिया था कि बादशाही निज़ाम में ये सबसे बड़ा फ्लॉ है कि ये तीनों चीज़ें एक आदमी के पास होती हैं, एक ऑफिस के पास होती हैं, और वो है बादशाह। ठीक। बादशाही जज है, बादशाही एग्जीक्यूटिव है, बादशाही क्या नाम है लॉ मेकर है। तो इसको 3 अलग अलग चीज़ों में डिवाइड होना चाहिए। तो पार्लियामेंट हो गई आपकी लॉ मेकर, ठीक है, एग्जीक्यूटिव हो गया आपका प्रेसिडेंट अमेरिका के सिस्टम में, और सुप्रीम कोर्ट हो गया आपका जुडिशरी। सही है। उसने सिर्फ ये नहीं कहा, उसने कहा ये 3 अलग अलग होने चाहिए, और ये 3 अलग अलग आज़ाद नहीं होने चाहिए, ये तीनों के ऊपर एक दूसरे का चेक एंड बैलेंस। तो उसकी 2 प्रिंसिपल्स थे, सेपरेशन ऑफ पावर, और उसी के साथ कपल करके बनाया जाता था चेक एंड बैलेंस। ठीक। वो सिस्टम उन्होंने अमेरिका के अंदर अडॉप्ट किया था। फ्रांस का फिलोसफर इम्प्लीमेंट पहले अमेरिका में हुआ, तब से लेके आज तक। देखिए सोशल साइंसेस में जो भी बुनियाद रखी जाती है वो उस सोसाइटी की बुनियाद रख दी गई, कॉन्स्टिट्यूशन बना दी गई। फेडरलिस्ट पेपर्स हैं जो कि अमेरिका की तारीख में जब आज़ादी के बाद हुआ कि अमेरिका किस तरह की फेडरेशन होगा, क्या होगा, उसके फेडरलिस्ट पेपर्स हैं, उनके फाउंडिंग फादर्स उस पर डिबेट की, फिर एक स्ट्रक्चर बना के बना। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हमारे माशरे के अंदर सोशल साइंसेस के तमाम मज़ामीन को, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, फ़िलासफ़ी और इंटरनेशनल रिलेशंस, हिस्ट्री, ये सारे जितने भी मज़ामीन हैं इनको हम समझते हैं कि ये मज़ामीन दकियानूसी बैकवर्ड मज़ामीन हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ तालीम को और इल्म को इक्वेट किया जाता है मईशत से, कि कमाएगा क्या आपका बेटा। सही। तो जब आप उसको कमाने से लिंक कर देंगे तो हमारी सोसाइटी के अंदर हिस्टोरियन की जॉब नहीं है, हमारी सोसाइटी के अंदर सोशियोलॉजिस्ट की जॉब नहीं है, और वो जो इस तरह के लोग हमारी सोसाइटी के अंदर जिनकी खपत भी होती है तो वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या NGOs के अंदर होती हैं, UN में चले गए, WHO में चले गए। यहाँ पे डॉक्टर साहब सबसे बड़ा मसला ये भी है ना कि माँ की ख्वाहिश होती है बेटा डॉक्टर बने, बाप चाहता है इंजीनियर बने, बेटा आखिर में BCom कर लेता है। तो ये वही जो घर का एक प्रेशर है, और इस वजह से हमारे यहाँ सोशल साइंसेस को लोग समझते नहीं हैं। लेकिन अगर हम बाहर देखें, जिस तरह आपने तस्करा किया कि बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में, तो इसकी बाकायदा अहमियत है, लोग इन फील्ड्स में जाते हैं। तो ये एक बड़ा मसला है मेरे ख्याल से। आपने मेरी बात में अपने दलील से वज़न डाल दिया कि सोशल साइंसेस के अंदर हमारे यहाँ तवज्जो नहीं दी जाती। और हमारे यहाँ पहले, जब मैं अपने बचपन की बात करूं तो मेरे स्कूल डेज़ के अंदर उस ज़माने में वालिदैन के सिर्फ 2 ख्वाब होते थे, इंजीनियर या डॉक्टर। अब यह है कि 90s और जो 2000 की जो जनरेशन है 15-20 साल पुरानी, उसके थोड़े से ख्वाब माँ बाप के भी बदल गए कि MBA कर ले या कंप्यूटर इंजीनियर बन जाइए, ऐड हो गए। लेकिन वो 2 से 4 या 5 हो गए। लेकिन सोशल साइंसेज और हिस्ट्री और साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी और इकनॉमिक्स, IR, ये अभी भी ख्वाबों के अंदर शामिल नहीं है वालिदैन की, क्योंकि वालिदैन को भी आगाही नहीं है। ये मुमकिन है कि जो मेरे और आपकी जनरेशन, मेरी जनरेशन और मेरे बाद आपकी जनरेशन है, तो हम लोगों को थोड़ी सी जगह है, तो शायद ये मुमकिन है कि हम अपने बच्चों को थोड़ी सी लिबर्टी दें कि भाई आप इन सब्जेक्ट्स के अंदर जा सकते हैं। लेकिन वो जो 75 साल के अंदर हमने इंजीनियर और डॉक्टर्स प्रोड्यूस किए, यकीनन वो एक बहुत ही मोहतरम पेशे हैं और उनकी ज़रूरत है माशरे को, लेकिन बैलेंस हमारा आउट है। हमारे पास इंजीनियर और डॉक्टर जितने भी हैं वो भी कम है पाकिस्तान के माशरे के एतबार से, क्योंकि बाहर चले जाते हैं जो भी वजूहात है, लेकिन उसके मुकाबले में सोशल साइंटिस्ट हमने डेवलप ही नहीं किया। और हिस्ट्री उसके अंदर तो सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड है।
जैसे मैं अपनी क्लास में बच्चों से पूछता हूँ, 50-60 बच्चे अगर बैठे हुए होते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ कि बेटा आप में से वो लोग हाथ उठाइएगा जो इंजीनियर को जानते हैं, किसी सब हाथ उठाते हैं, डॉक्टर सब हाथ उठाते हैं, MBA हाथ उठता है, कंप्यूटर साइंस हाथ उठता है। जब मैं उनसे पूछता हूँ कोई आपके ख़ानदान में ऐसा जिसने मास्टर्स किया हो हिस्ट्री के अंदर, मुश्किल से कोई एक हाथ उठता है। तो आप इस सैंपल से अंदाज़ा लगा लिए कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स हर घर के अंदर हैं, शहरी माहौल के माहौल के लोगों में, लेकिन हिस्टोरियन तो है ही नहीं, और सोशल साइंटिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, ये लोग है ही नहीं जिन्होंने इसके अंदर अपना कैरियर बनाया हो। अगर पढ़ भी लिया है तो वो किसी बैंक में जॉब कर रहे हैं। जब मेरे बैच का मैंने सन 2001 में मास्टर्स कंप्लीट किया था, तो मेरे साथ के जो लड़के हैं और जो लड़कियां हैं जो मेरे बैच के स्टूडेंट्स हैं, वो कहीं बैंक में कर रहा है, कोई काम कहीं और कोई कर रहा है, हिस्ट्री की फील्ड से लिंक कोई नहीं है। ये जो मामलात हैं, ये माशरे का रुझान है, और इसकी वजह से हमारे माशरे के अंदर देखिए समझने की ज़रूरत है, माशरा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जैसे कि एक जानदार होता है, उसी तरीके से इसके अंदर तवानाई होती है, इसकी ग़िज़ा होती है, इसकी डिके होती है, इसमें बीमारी होती है। देखिए माशरा बीमार होता है तो उसका इलाज किया जाता है, और माशरे के जो डॉक्टर्स हैं वो सोशल साइंटिस्ट हैं। सही, बिल्कुल, समझने बहुत की अच्छी ज़रूरत मिसाल दी आपने, बिल्कुल। कि माशरे के अंदर अगर कानूनी सुकून आ गए हैं तो उसको कानूनदान ठीक करेंगे वो सोशल साइंटिस्ट से आके। सही। उसके अंदर अगर सोशियोलॉजिकल कोई इश्यूज आ रहे हैं, माशरे के अंदर लोगों के अंदर ऐसे रुझान आ रहे हैं, तो उसके अंदर पॉलिटिकल साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और सोशल साइंटिस्ट सारे मिलकर बैठ के सोचेंगे कि भाई इसका मसले का हल क्या है। बिल्कुल। तो ये समझने की ज़रूरत है हमारी यहाँ कि माशरे की जो बीमारी है उसकी तरफ हम नहीं जा रहे। माशरे के अंदर अगर कोई भी क्राइम बढ़ रहा है तो हम उसको ये तो देखते हैं कि क्रिमिनल्स आ गए, ये नहीं हम कभी देखते कि क्यों आ गए, वजह क्या है, उसकी वजह क्या है, कि इसको कैसे, उनका फैमिली स्ट्रक्चर क्या है, फैमिली अपब्रिंगिंग क्या है, उसके अंदर फैमिली, उसकी स्कूलिंग सिस्टम क्या है। सही। तो स्कूलिंग सिस्टम के अंदर हमें क्या रेवोल्यूशंस लानी चाहिए, क्या इंट्रोडक्शन की चीज़ें इंट्रोड्यूस करनी चाहिए ताकि बच्चे की परवरिश और तरबियत, जब तरबियत और तालीम, हम लोगों ने तालीम पर तो बड़ा जोर दे दिया कंटेंट के ऊपर, लेकिन तरबियत के ऊपर नहीं है। बिल्कुल। और तरबियत की जाती है प्रैक्टिकल के साथ। ऐसा ही है। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको तरबियत के हिसाब से, कि जापान में तालीम के साथ तरबियत का सिलसिला ऐसे है कि आप इसको गूगल करके भी पढ़ सकते हैं। उनके तमाम स्कूलों के अंदर हफ्ते में एक दिन ऐसा होता है कि जिसके अंदर सफाई का स्टाफ नहीं आता। अच्छा। प्रिंसिपल से लेके बच्चे तक सब मिलके बाथरूम से लेके दरवाजे का बाहर के स्कूल के बाहर के दरवाजे तक सब खुद साफ करते हैं। अब आप बताइए, जिस माशरे के अंदर सब मिलके खुद झाड़ू दे रहे हों, बाथरूम साफ़ कर रहे हो, क्लासरूम साफ़ कर रहे हो, लॉन साफ़ कर रहे हो, बाहर का दरवाज़ा साफ़ कर रहे हो, वो माशरे में गंदगी कहाँ से आएगी। और यहाँ तो किसी तालिब इल्म को आप बोलेंगे पर्चा उठा लो तो उसको तौहीन समझता है वो। आप छोटी सी बात है, आप भी जामे कराची से वाकिफ मतलब है कि वाबस्तगी रखते हैं, मैं भी वाबस्तगी रखता हूँ। 45-46 हज़ार बच्चे हैं जी, कचरा उठाने वाले 50-60 हैं। मुझसे लोग बोलते सफाई नहीं हो रही। मैंने कहा ये मसला 50 लोगों का जो कचरा नहीं उठा रहे या 45,000 लोगों का जो फेंक रहे हैं। सही, बिल्कुल। इशू ये है कि 45,000 हाथ कचरा फेंक रहे हैं रोजाना, और 50 लोगों के 100 हाथ कचरा उठा रहे हैं। तो कैसे उठेगा जब आप हर जगह कचरा फेंक। फिर एक शिकायत आती है कचरे का डब्बा नहीं। भाई अगर कचरे का डब्बा नहीं है कहीं पे, फर्ज करें तो बाहर के ममालिक में तो वो साथ लेके जाते हैं जहाँ तक कचरे का डब्बा ना हो। ऐसा ही है। तो हमने हर चीज़ का एक्सक्यूज़ बना रखा है आसानी के लिए, और उसकी वजह क्या है, फिर वही तरबियत कि हम अब देखिए किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर तालीम तो मिल रही है, वो मास्टर्स लेवल का स्टूडेंट है, लेकिन कचरा फेंक रहा है तो उसकी तालीम का कोई असर नहीं हो रहा उसके अच्छी शहरी बनने पे, और माशरे के अंदर वो पॉजिटिव कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा जब तक कि वो पूरा एक पैकेज ना बने, एक इंसान का जो एक पैकेज होता है एक सिटीजन का, वो नहीं बन रहा, क्योंकि उसके अंदर हमारी तवज्जो ही नहीं है। हमारी तवज्जो क्या है कि ये इसको डिग्री का कंटेंट है, ये पढ़ा दिया जाए। सही है, उसको डिग्री मिले और वो जाए। आपने बहुत तफसीली तौर पे जो मेरा सवाल था उसका आपने जवाब दिया। अब ये सियासी सवाल नहीं है, आपने आइन के पाकिस्तान की बात की, तो पाकिस्तान की तारीख़ में तो हमने बहुत देखा कि लोग गिरफ़्तार हुए और इसको एक फ़ख्र समझते थे। क्या बाहर ममालिक में भी ऐसा होता था कि जो गिरफ़्तार हो जाता था वो बड़ा सियासतदान बन जाता? मैं आपके सवाल के जवाब में मिसाल देते के वाज़े करूँगा कि देखिए जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल मूवमेंट थी, और वो बादशाहत को ख़त्म करके डेमोक्रेसी और की तरफ चले, फ़ौरन नहीं ला सके लेकिन चले। तो उसमें 2 क्लब्स थे पेरिस के जिन्होंने इसको लीड किया, मिडिल क्लास के, और वो थे जैकोबिन्स और जिरोंडिन्स।
तो 1789 के बाद जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आई तो यही लोगों का ये रहा कि जी रेवोल्यूशन किस तरीके की होगी, कि ये चलेगा कि वो चलेगा। तो उसके अंदर पहले जैकोबिन्स जो थे वो पावर में आए, फिर जिरोंडिन्स आए, उन्होंने यही किया, एक दूसरे को जेल में डाला, और जेल में डाल के मतलब वहाँ पे तो ठीक ठाक कत्लो गारत भी हुई है। फ्रेंच रेवोल्यूशन इज नोन एज द ब्लडीएस्ट रेवोल्यूशन इन द हिस्ट्री, और उसके अंदर हज़ारों लोग मारे गए। एक वाइमर सितंबर के महीने, उन्होंने महीनों के नाम भी अपने रख दिए थे, तो वाइमर क्या वो था उनका, क्या नाम है, एक महीना था जिसके अंदर उन्होंने एक 15-20 हज़ार लोग जेल में बंद करके कत्ल भी करा दिए, मार दिए। उसको एक टाइम पीरियड कहलाता है, उसको कहते हैं रेन ऑफ टेरर। सही, रेन ऑफ टेरर था ये कि रेन ऑफ टेरर के अंदर उसको लीड कर रहा था रॉबेस्पियर, और रॉबेस्पियर जो था उसको कहते थे आयरन फिस्ट पॉलिसी, और इन्होंने एक पब्लिक सेफ्टी कमेटी बनाई, उसके अंदर लोगों को न सिर्फ जेल किया बल्कि कत्ल किया। तो ये जेल, कत्ल करना और रेवोल्यूशंस को दबाना, ये सिलसिला चलता आ रहा है बहुत पहले से। और बाद में दूसरे मुल्कों के अंदर ऐसे, अमेरिका के अंदर ऐसी मिसालें नहीं मिलती, क्योंकि अमेरिका की जो रेवोल्यूशन हुई थी वो तो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हुई थी, इंटरनली नहीं हुई थी। सारे 13 कॉलोनीज़ ने मिलकर अमेरिका को निकाला। उसके बाद अगर आप आगे आइए, इटली की यूनिफिकेशन हुई है 1861 के अंदर, तो उसके अंदर भी हुआ है, इतने इस लेवल पे नहीं हुआ। लेकिन अब अगर आप पाकिस्तान, तहरीक पाकिस्तान की बात करें, तो मैं उससे मिसालें आपको दे सकता हूँ कि इसके अंदर 2 मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स हैं। सही है। एक था मुस्लिम लीग का, एक था कांग्रेस का। ठीक है। कांग्रेस का जो मॉडल था, क्योंकि दोनों ही पार्टी जो थी वो आज़ादी चाहती थी अंग्रेज़ से। फ़र्क ये था कि कांग्रेस कहती थी कि अंग्रेज़ जाए और इंडिया एक रहे। सही। मुस्लिम लीग कहती थी अंग्रेज़ जाए और इंडिया के 2 टुकड़े हो जाए और हमारा मुल्क हमें मिल जाए। ये 1940 के बाद, आपको पता है लाहौर रेजोल्यूशन 23 मार्च 1940 में हुई। बिल्कुल। तो मुस्लिम लीग का और कायदे आज़म का जो मॉडल था पॉलिटिक्स का, वो इंतहाई कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल मॉडल था। मसलन कायदे आज़म के बारे में आप ये जान के हैरान होंगे कि कायदे आज़म कभी भी जेल नहीं गए। उसकी वजह ये नहीं कि वो पकड़े नहीं जाते थे या भाग जाते थे, या उन्होंने कभी इस तरह की पॉलिटिक्स की नहीं कि जिसमें लॉ ब्रेक किया जा रहा हो। अगर अंग्रेज़ ने कोई पाबंदी लगाई या कुछ किया, तो जो भी किया वो उन्होंने उस दायरे में रह के सियासत की। सही। उन्होंने टेबल टॉक्स की, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स की। गांधी साहब का एक मॉडल था, अब इसमें ये इससे बरक्स के जी कौन सा सही कौन सा गलत है ये हम, उनका एक मॉडल था, वो एहतजाज की पॉलिटिक्स करते थे। वो सड़क पे बैठ जाते थे, वो प्रोटेस्ट की कॉल देते थे, वो शट डाउन करा देते थे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करते थे। और वो एक मूवमेंट थी उनकी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करते थे। तो उसमें क्या होता था, अंग्रेज़ की जो हुकूमत थी उसको वो चोक कर देते। तो अंग्रेज़ क्या करता था कि भाई लीडरशिप जेल में, तो नेहरू साहब, गांधी साहब, ये लोग और बहुत सारे लोग, अबुल कलाम आज़ाद साहब वगैरह, मौलाना मोहम्मद अली जौहर पे भी मुकदमे चले, शौकत अली पे भी मुकदमा, खिलाफत तहरीक के ज़माने में ये क्या नाम है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर के ऊपर मुकदमा चला था कि इन्होंने गद्दारी की है अंग्रेज़ के हुकूमत के ख़िलाफ़, और सेडिशन के चार्जेस लगे, उन पर मुकदमा चला। तो ये लोग जेल जाते रहे, मुकदमे चलते रहे, मुसलमान लीडर जाते रहे। लेकिन कायदे आज़म का एक पर्सनली उनका एक स्टैंस था कि मैं इस तरह की सियासत नहीं करूँगा कि जिसके अंदर लॉ ब्रेक किया जाए। पब्लिक को वो एक्चुअली पब्लिक को यूज़ करते नहीं थे ज़्यादातर अपनी सियासत के अंदर, खुद हैंडल करते थे तमाम मामलों हाँ, वो डायलॉग से उन्होंने सिर्फ एक दफ़ा एक मेजर कॉल दी थी 16 अगस्त 1946 में, उसके अलावा कायदे आज़म ने दी। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो थी वो तो रेगुलर ये कहती थी कि जी पब्लिक सड़क पे आए। सॉल्ट मार्च की गांधी ने बहुत लंबी, और बहुत सारे ऐसे उन्होंने किए। और ये पाकिस्तान बनने के बाद भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान बनने के बाद भी सियासी लीडरान जो है ना वो मुख्तलिफ अदवार के अंदर जेल जाते रहे हैं, उन पर मुकदमे चलते हैं, उन पर पाबंदियाँ लगती नहीं हैं। सही है। अयूब खान ने 1959 के अंदर एब्डो इंट्रोड्यूस कराया था, इलेक्टिव बॉडी डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर। उसके अंदर उसने सियासी रहनुमाओं को पे पाबंदियाँ लगवाईं, और उनके अंदर पाबंदियाँ उन पे भी लगवा दी जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। मतलब AK फजलुल हक जिन्होंने 23 मार्च 1940 में पाकिस्तान रेजोल्यूशन पढ़ के सुनाई, उनको पाबंदी लगा दी कि ये मुल्क पे सियासत नहीं कर सकते। तो ये तो चलता रहा है। फिर
67 के अंदर जब नवंबर में वो बनी पीपल्स पार्टी, तो पीपल्स पार्टी ने जब प्रोटेस्ट शुरू किया यूब खान के खिलाफ, तो वो जेल चले गए भुट्टो साहब, और बहुत सारे लोग उनके साथ लीडरान गए। फिर वो आज़ाद हुए, फिर इलेक्शंस हुए 1970 के। उसके बाद आपने देखा कि 77 5 जुलाई को पूरी की पूरी लीडरशिप पीपल्स पार्टी की जेल में चली गई, और उसके अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब पे तो मुकदमा चला, और 4 अप्रैल 79 में उनको फांसी की सज़ा के तहत उनको क्या नाम है, रास्ते से एक तरह से कहें कि आप सियासी रास्ते से हटाया गया जिया की तरह ज़माने में। फिर बेनज़ीर साहिबा, नुसरत भुट्टो साहिबा जेल में रहीं काफ़ी अरसे। तो ये तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की जो भी मौजूदा लीडरशिप है जितनी भी पार्टी की, वो सब के सब किसी ना किसी दौर के अंदर बड़े टाइम जेल में रहे हैं। कभी कोई कम टाइम, कोई शेख रशीद साहब तो ये बाकायदा फ़खरिया कहते हैं कि मैं 1965 से जेल देखता हुआ आ रहा हूँ, क्योंकि अयूब खान के ज़माने में वो वेस्ट पाकिस्तान के मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के वो बताते हैं सबको बहुत ज़्यादा कि मैं उसका प्रेसिडेंट था, लीडर थे बिल्कुल, और मैट्रिक और इंटर के ज़माने से ही उन्होंने कहा कि मैंने जेल की हवा खाना शुरू कर दी थी। तो एक बड़ी तारीख़ है जेल में जाने की, पॉलिटिकल लीडरशिप की। मौलाना क्या नाम है, जो जमात इस्लामी की लीडरशिप है, मौलाना मौदूदी, आज ही मैं बता रहा था कि जो 1949 के अंदर जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हो रही थी, तो मौलाना मौदूदी साहब उस वक्त जेल में थे, और उनके पास लियाकत अली खान साहब लेकर गए थे ड्राफ्ट के, भाई ये देख लीजिए हमने बनाया है, आपकी भी इसके अंदर ओपिनियन चाहिए। तो ये जेलों में जाने का जो पॉलिटिकल लीडरशिप का मामला है ये रहा है, लेकिन कुछ पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं कि जो इस तरह का पाथ ही फॉलो नहीं करते, जो जिनके ऊपर कभी कोशिश भी की जाए, जैसे कायदे में मैंने बताया आपको, लियाकत अली खान मैंने आपको बताया, उन पर कभी कोशिश ही नहीं की अंग्रेज ने कि इनको गिरफ्तार करने की कोशिश किया होगा, लोगों ने रेजिस्ट किया, वो हुआ ही नहीं, और वो जेल जाते थे, पॉलिटिकल प्रिजनर्स होते थे। वो कुछ हैं जो जान ही नहीं चाहते जेल में ना। अब जाहिर है सबके अपने अपने स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स हैं, उसके ऊपर कभी और बहस चलती रहेगी कि दुनिया के अंदर किस तरह से। पाकिस्तान का मैंने आपको जायज़ा दे दिया, हालिया भी दे दिया आपको। सही। तो ये हम आपके पीएचडी का जो आपका टॉपिक था उस पर हम बात करते हैं कि कराची कहते हैं पूरे पाकिस्तान को कमा के खिलाता है, और तमाम लोग पूरे मुल्क से यहाँ पर आते हैं कराची में, और आपका जो मौजू है वो भी कराची से मुतालिक। तो आप एक चाय के होटल में बैठा हुआ शख्स जिसको इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन वो कराची के मामलात, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, मरदमशुमारी दोबारा हो रही है, उस पर सवालात उठ रहे हैं। क्या वजूहात हैं तारीख़ से अगर हम देखें कराची के मसाइल हल नहीं होते, क्या वजह है? देखें, कराची के मसाइल हल ना होने की बुनियाद आपको ढूंढनी पड़ेगी कि क्या है। और फिर वही बात कि मैंने आपसे कहा कि तारीख़ को जो हम इग्नोर करे बैठे हैं, भुलाए बैठे हैं, और तारीख़ से रूठे बैठे हैं, तो तारीख़ भी हमसे रूठी बैठी है। वो हमें ना कुछ सिखाती है, ना हम कुछ सीख पाते हैं। समझने की ज़रूरत है कि कराची के अंदर जो आज हम ये रोना रोते हैं कि कराची की आबादी इतनी है और इतने मसाइल है, इतने वसाइल नहीं है, उसकी बुनियाद कहाँ से पड़ी? देखिए, 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, तो उसके अंदर ऑब्वियसली जो लोग थे जिन्होंने शुरू में काम कर रहे थे, वो ट्रेंड थे अंग्रेज़ के साथ। तो उनका अंग्रेज़ का आप बुरा कहें, कुछ भी कहें, उनको क्रिटिसाइज़ करें, लेकिन एक बात तो हमें अंग्रेज़ की माननी पड़ेगी कि अंग्रेज़ काम करने में बहुत ही ज़्यादा मेथड से और डिसिप्लिन से काम करता था, प्लानिंग के साथ। सही है। तो उनके ट्रेंड लोग थे हमारे पास। तो हमारी जो शुरू की, आप समझ लीजिए कि प्लानिंग डिवीज़न टाइप जो लोग होते हैं, उन्होंने जब सर्वे किए पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल माहौल के, तो उन्होंने 1950-51 में ये रिपोर्ट्स शाया करने शुरू कर दी थी कि अब ये जुमला सुनिएगा, अब मैं क्या कहने जा रहा हूँ, या आपको मसाइल समझ में आ जाएंगे, कि कराची इज़ ओवर डेवलप्ड कंपेयर्ड टू अदर सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। 51 में, 1951 में जी, कराची ओवर डेवलप्ड है। कराची में इंडस्ट्रीज़ किसी भी शहर से ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। और उन्होंने दूसरा जुमला ये कहा कि अब कराची में मज़ीद नहीं बननी चाहिए। वजह, क्योंकि अगर कराची को आपने इसी तरीके से जाने दिया तो पाकिस्तान में दूसरे शहर फल फूल नहीं पाएंगे, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पाएगी, वहाँ डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, और वहाँ पॉपुलेशन की डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगी। और ये तमाम बातें 1951 में हो रही हैं। 51-52 में हो चुकी थी, रिपोर्ट्स आ चुकी थी। सही। 53, 53, 54 में तो पाबंदी लग चुकी थी कराची के अंदर कि यहाँ पे मस्जिद नहीं होगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? वजह क्या? देखिए, हम इकोनॉमिक हिस्ट्री के अंदर ये पढ़ते हैं, प्लानिंग हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं कि मुल्क जो है, उनके जो मुख्तलिफ शहर होते हैं, बड़ी आबादियों के मुल्क, उनमें
पैरेलल डेवलपमेंट होती है। पैरेलल डेवलपमेंट का मतलब है कि अगर आपके 5-10 बड़े शहर हैं तो 10 बड़े शहरों में से 5-6 तो कम से कम बराबरी पे हों। इस वक्त 2023 में कराची के बराबर का पाकिस्तान में कोई शहर नहीं, सही, ना आबादी, ना वसाइल, ना डेवलपमेंट, ना एजुकेशन, ना इंडस्ट्री, उसके हिसाब से कोई बराबर नहीं। लाहौर थोड़ा बहुत करीब आता है लेकिन उसके अंदर भी वो चीज़ें नहीं है। आपको पता है, मुझे भी पता है कि आज भी लाहौर के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इलाज में एक लेवल तक जाते हैं, फिर उनको कराची आना पड़ता है इलाज के लिए। आपकी मैं बात को आगे बढ़ाते हुए इंग्लैंड की मिसाल दूँ कि इंग्लैंड के अंदर हमें इंग्लैंड की जो टोटल आबादी है वो सिंध से कम है, 5.5-6 करोड़ आबादी है। सिंध की आबादी 6 करोड़ से ऊपर है, लेकिन उस मुल्क की आपको पता है कि जीडीपी और हमसे ज़्यादा कितना ज़्यादा वो पावरफुल इकनॉमी है। ऐसे ही तो उसके अंदर भी एक शहर नहीं है, इतनी सी पॉपुलेशन, हम 23-24 करोड़ की पॉपुलेशन में सिर्फ एक शहर है बड़ा, और डेवलपमेंट और तरक्की के एतबार से वो हमसे 1/4 से भी कम है, 1/4 के समझ ले आप हैं। और उनमें लंदन है, तो बर्मिंघम है, तो मैनचेस्टर है, तो लिवरपूल है, और उसके अलावा भी शहर हैं जो अभी जहन में फ़िलहाल फ़ौरन नहीं आ रहे। इसी तरीके से आप जर्मनी में चले जाइए, जर्मनी के अंदर भी मल्टीपल शहर हैं, बर्लिन है, तो फ्रैंकफर्ट है, और बहुत सारे शहर हैं जो मेरे जहन में इस वक्त नहीं आ रहे। आप फ्रांस में चले जाएं तो फ्रांस के अंदर भी इसी तरह से मल्टीपल शहर हैं। अमेरिका की बात कर लें, अमेरिका चलें, आबादी के हिसाब से हमसे बड़ा ज़रूर है और रकबे के हिसाब से बहुत बड़ा है, लेकिन अमेरिका के अंदर जहाँ न्यूयॉर्क है तो वाशिंगटन है, तो लॉस एंजलिस है, सियाटल्स है, शिकागो है, डैलस है, और बहुत सारे, तो 6-7 अभी मेरे जहन में आ गए, और ह्यूस्टन है। कितने बड़े बड़े शहर हैं। मियामी, फ्लोरिडा के अंदर मियामी है। हर स्टेट के अंदर आपको एक बड़ा शहर मिलेगा। पाकिस्तान पूरे मुल्क के अंदर आपको एक ही बड़ा शहर मिलेगा। इसको कहते हैं पैरेलल डेवलपमेंट। तो पैरेलल डेवलपमेंट ना हो तो आपका जो मुल्क है ना, उसकी तरक्की बड़ी फ़र्क पड़ता है उसमें। अब ये सवाल यहाँ पैदा होता है कि ये जब 51 में लोगों को पता थी हमारे ये बात, तो ये हुआ क्यों नहीं सका। और जब इन्होंने ये रिपोर्ट दी थी कि कराची को आप यहाँ पे डेवलपमेंट रोकें क्योंकि ये ओवर डेवलप हो रहा है, तो उन्होंने उसी के साथ सजेस्ट भी किया था कि कौन कौन से शहर हैं जहाँ पे आप डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट आपको करनी चाहिए। जैसे उस वक्त चिटागोंग था, और उसका क्या नाम है, चिटागोंग क्या, ढाका था, ढाका के साथ और ईस्ट पाकिस्तान के शहर थे, और वेस्ट पाकिस्तान के अंदर उन्होंने लाहौर और दूसरे शहरों के, हैदराबाद वगैरह का नाम दिए कि भाई इन शहरों के अंदर आप बढ़ाएं, क्या नाम है, डेवलपमेंट की इंक्रीज़ करें ताकि पैरेलल डेवलपमेंट हो। अब क्या हुआ है पिछले 75 साल के अंदर, क्योंकि आपने कराची को इतना डेवलप कर दिया कि दूसरे, मतलब कराची को अगर मैं ग्राफ में बना के देखूँ तो कराची यहाँ है और बाकी शहर एक यहाँ है, बाकी सब यहाँ है। सही। तो अब किसी को अगर पूरे पाकिस्तान में बेहतरीन तालीम चाहिए, कराची, इलाज चाहिए, कराची, जल्दी कारोबार बढ़ा कराना है, कराची, तो कराची हैज़ बिकम मैग्नेट फॉर एवरीवन टू कम। कराची हैज़ बिकम अ सिटी ऑफ ड्रीम, क्विक सक्सेस, पैसे कमाने का शहर, तो उसका कराची डेवलप। अब ये काम शुरू कैसे हुआ जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे? ये हुआ एक्चुअली अयूब खान के मार्शल लॉ के बाद। सही। 1958 में जब मार्शल लॉ अयूब खान साहब पावर में आए, मार्शल लॉ लगाया था 7 अक्टूबर 1958 में इस्कंदर मिर्ज़ा साहब ने एज ए प्रेसिडेंट, उन्होंने इमरजेंसी लगाई, और अयूब खान साहब को उन्होंने कहा कि जी ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। ये बहुत कम लोगों को पता है, उनको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनाया गया था, और उसके साथ चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया था। 24 अक्टूबर को उन्होंने इस्कंदर मिर्ज़ा साहब को प्रेसिडेंट ऑफिस से फारिग किया और ख़ुद प्रेसिडेंट बन गए, और चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर उन्होंने चेंज करके उन्होंने अपने प्रेसिडेंट की पावर्स को एंजॉय करते हुए आगे बढ़े। उन्होंने कराची पर से पाबंदी ख़त्म कराई। सही। और वहाँ से क्या हुआ कि कराची के अंदर से दोबारा से इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई जो कि पहले रुकी हुई थी। और जो अयूब खान के ज़माने की हम बात करते हैं ना, अयूब खान के ज़माने में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हुई। उसकी वजह अब यहाँ देखें, अब मुझे नहीं पता कि आपके पास वक्त कितना है प्रोग्राम का, लेकिन ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पहलू है। देखें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो क्विक फार्मूला वो यही है कि जहाँ पे ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है वहाँ इंडस्ट्री लगा दो। बिल्कुल। मसला ये था कि वो 52, 51, 53 की जो रिपोर्ट्स थी उनके अंदर ये था कि आपने नई इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है नए एरियाज़ में जहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पहले डेवलप करना पड़ेगा। जी सही। उसमें आपको चाहिए इन्वेस्टमेंट, उसमें चाहिए टाइम। जब मिलिट्री गवर्नमेंट आई, अयूब खान साहब आए, तो उनके पास प्रॉब्लम ये था कि उनको जल्दी क्विक सॉल्यूशंस और क्विक प्रोग्रेस शो करनी थी कि हाँ हम बेहतर हैं पॉलिटिकल गवर्नमेंट से। बिल्कुल। तो उनको
शॉर्टकट के लिए उन्होंने कहा कि कराची के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑलरेडी हुई हुई है, यहीं पे आप जल्दी जल्दी से काम कीजिए ताकि जल्दी से 1-2-3 सालों के अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। दूसरा जो एंगल था वो ये था कि दूसरे शहरों के अंदर आप एयरपोर्ट्स बनाएं, रेलवे नेटवर्क बनाएं, स्ट्रक्चर डेवलप करें, आबादी भी डेवलप करें, और वहाँ पे फिर जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी तो वो पूरा शहर बढ़, उसमें वो लॉन्ग टर्म ज़रूर है लेकिन उसके बेनिफिट्स भी लॉन्ग टर्म है। सही। तो पाकिस्तान जो अभी हैंडीकैप हो गया एक शहर के अंदर सारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अब देखें ना, आप अब तो खैर वो नहीं रहा, लेकिन कराची के अंदर एक ज़माने में हड़तालें जब हुआ करती थी और कहते थे कि कराची एक दिन के लिए बंद होता था हड़ताल के लिए, पूरा पाकिस्तान ब्लॉक हो जाता था। बिल्कुल ऐसे ही है सारा, क्योंकि फाइनेंशियल हब आपके यहाँ है, सारी की सारी IH चंडीगढ़ रोड आप बंद कर दीजिए, आप समझ लीजिए पूरा पाकिस्तान हमने बंद कर दिया। एक रोड अगर आप बंद कर देंगे, वो सारे फाइनेंशियल बैंक्स के सारे कैपिटल्स वो हैं, तो आप अंदाज़ा लगाइए किस कदर हम लोग हैंडीकैप हो गए एक शहर के डेवलपमेंट में। उसमें पूरे पाकिस्तान ने सफ़र किया ही किया, उसकी सबसे बड़ी कॉस्ट कराची के लोगों ने दी कि कराची में जो सफ़र कर गया ना, जो कराची जो एक तरीके से प्रोग्रेसिव शहर हो रही थी, एक प्रोग्रेसिव मतलब आर्ट कल्चर हर चीज़ के अंदर, वो तबाह हो गई। अब इंफ्रास्ट्रक्चर, आपने जैसे मरदमशुमारी की बात की, मरदमशुमारी के अंदर देखिए मसला सबसे बड़ा पता क्या है, ये मेरे कहने की बात नहीं है, डेटा अवेलेबल है। कराची के अंदर रिहायशी पॉपुलेशन की फिगर बहुत ज़्यादा है, मगर परमानेंट रेजिडेंट जिनके शनाख्ती कार्ड कराची पे हैं, जिनका वोट कराची के अंदर रजिस्टर्ड है, उसकी तादाद कम है। अच्छा। और उसकी वजह है क्योंकि कराची के अंदर वर्किंग पॉपुलेशन आती है जो कि लोअर लेवल पे काम कर रही होती है, पूरे मुल्क से आती है, और वो रजिस्टर्ड वहीं है ऐसे ही। और उसकी मिसाल ये है कि आप ईद के दिनों में कोई अपने घर के अंदर तोड़ फोड़ का काम करा के दिखाइए, लेबर ही नहीं मिलेगी, सब गए हुए होते हैं। इंतहा ये है कि हमने ये फेस किया है कि ईद के दिनों में आप अगर डेकोरेशन वाले को भी बोले ना कि यार मेरे घर पे तंबू लगवा दो, तो कहता है सर लगवाऊं कैसे, तंबू तो रखे, लगाने वाले नहीं है। बिल्कुल। तो ये हमने फेस किया है। 2000 में ईद मनाने सब चले जाते हैं। ये हो जाता है अपने जो है वो कराची की जो, मतलब अब ये फिगर किसी ने स्टडी नहीं की है, एस्टिमेशंस ही हैं, हम सोशल साइंटिस्ट एस्टिमेशंस करते हैं कि जी क्या कराची की आबादी आपके ख्याल से 1 करोड़ से ज़्यादा है ना? ये तो मजाक कर रहे हैं आप, 1 करोड़ तो खैर नहीं, अब देखना ये इस मरदमशुमारी में कम हो गया, 1 लाख ना हो जाए। नहीं, उसमें यह है कि मैं आपको बताऊं कि कराची की जो भी पॉपुलेशन दिखाई जाती है कागज़ के ऊपर, उससे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, क्योंकि जो वर्किंग पॉपुलेशन है। अब इसमें प्रॉब्लम यह है, देखें ये आपने बड़ा पर्टिनेंट सवाल किया कि कराची के मसाइल क्यों नहीं, रोडें क्यों नहीं बन पाती, क्योंकि कराची को जो फंड एलोकेशन होती है, कराची को जो वसाइल की तरसील होती है, वो उस बुनियाद पे होती है जो कागज़ पे लिखी है पॉपुलेशन, बिल्कुल ऐसे ही है, उस पे नहीं होती जो एक्चुअली रह रही है। ये ऐसी बात है कि आपका 120 गज का घर है, उस 120 गज के घर के अंदर आपके घर वाले हैं 5, लेकिन आपके घर में शादी चल रही है, मेहमान आए हुए हैं 50, तो अब आप अगर 5 लोगों के हिसाब से डबल रोटी और अंडे लाएंगे तो 50 लोग तो नहीं खा सकते, भूखे रह जाएंगे। सही है। तो बाकी लोग भूखे रह जाएंगे, लेकिन आपके रहते तो 5 ही हैं, लेकिन मेहमान तो आए हुए ना आपके यहाँ, उन मेहमानों का खाना आप कैसे करेंगे? तो उसके अंदर आपके अगर जो भी आपके उस घर के अंदर इस्तेमाल होगी चीज़ें, जैसे वॉशरूम है, किचन है, लिविंग एरिया है और बेड है, डाइनिंग है, वो जब 5 लोग इस्तेमाल करेंगे तो कुछ और है, लेकिन वही जब 50 लोग इस्तेमाल करेंगे तो कुछ और हो जाएगी। तो कराची की जो मेहमान पॉपुलेशन है, जो यहाँ वर्क करने आते हैं, काम करने आते हैं, साल में 10-11 महीने रहते हैं, 8 महीने रहते हैं और चले जाते हैं। अब जैसे मैं आपको बताऊँ, मैं एक आदमी से AC का काम करवा रहा था, तो वो सर्दियों में अपने गाँव चला गया। उसने मुझे कहा कि मैं 20 जनवरी को आऊँगा। मैंने कहा यार, तो अब 20 जनवरी को कहने लगा सर कराची में तो सर्दी ख़त्म नहीं हुई, तो मेरा तो सीज़न ही शुरू नहीं हुआ, मैं तो AC का काम है, तो मैं तो अभी नहीं आ रहा। वो फरवरी की 20 तारीख को आया। सही। क्योंकि जाहिर है जब उसको ने कहा कि मैं वहाँ पे ज़मीनों पे काम कर लूँ जब तक अपने बीवी बच्चों के, क्योंकि वो सिर्फ अकेला यहाँ पे है और उसके भाई यहाँ पे, उनके भाइयों की फैमिली और वो उसकी भी फैमिली, बीवी बच्चे वहीं पढ़ रहे हैं। तो ये मामलात हैं और हम सब जो है अपने घरों में जो भी अगर डोमेस्टिक सर्वेंट होते हैं वो भी जाते हैं और जो लेबर इंटेंसिव काम है वो करवाने के लिए। आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं, सबको मालूम है जो कराची में लोग रहते हैं सबको पता है कि ईद से 10-15 दिन पहले से, शायद 20 दिन पहले से आपको कराची से बाहर पूरे मुल्क में किसी भी इलाके के जाने की ट्रेन, जहाज़ और बस की टिकट नहीं मिलेगी। बिल्कुल ऐसा ही है।
और ईद के 20 दिन के बाद तक वापस आने की नहीं मिलेगी। सही है। अगर आप चले गए तो आपको वापस आने का मौका नहीं मिल बिल्कुल। पाएगा। आप अपनी गाड़ी में जाएं, अपनी गाड़ी में आ जाएं तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आप जहाज़ से आ जाएं तो वो भी बड़ा मसला है। तो ये इस बात से अंदर लाइए किस कदर इन्फ्लक्स ऑफ पॉपुलेशन को आप इन्फ्लक्स ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं। अच्छा, अब इसमें टेक्निकल बातों में जाऊँ, ये तो बड़ी सादी सादी बातें कर ली, टेक्निकल बातों में जाऊँ तो जैसे चाइना में दूसरे मुल्कों के अंदर जब इंटर प्रोविंशियल और इंटर सिटी पॉपुलेशन माइग्रेशन होती है, ये जाते हैं जो 3 महीने से ज़्यादा रहते हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन होती हैं, उनका बाकायदा डेटा मेंटेन किया जाता है कि कौन कहाँ का रजिस्टर्ड है, कहाँ का पीआरसी और रह कहाँ रहा है, काम कहाँ कर रहा है, ताकि उसी वाले से हाँ, बजट जो है एग्जैक्टली, फिर बजट 3 महीने 4 महीने में हमारे तो पता ही नहीं है हमें कौन आ रहा है, कितना आ रहा है, क्या आ रहा है। फिर उसके अंदर फिर नेचुरल डिजास्टर्स के अंदर भी पॉपुलेशन का इन्फ्लक्स आता है, वो इन्फ्लक्स बहुत सारा वापस नहीं जाता है। जैसे कि फ्लड्स के अंदर इन्फ्लक्स आया, जैसे कि आपको अगर याद हो तकरीबन 12-13 साल में 2010 के अंदर एक बड़ा फ्लड आया था, तो उसमें भी आया था। तो उसी के साथ आईडीपीज़ का अगर आपको याद हो, जब सवात में ऑपरेशन शुरू हुआ था और इलाके खाली कराए गए थे वजीरिस्तान वगैरह के, तो वहाँ से सिर्फ जो पाकिस्तान के रिकॉर्ड में लाखों लोग वहाँ से डिस्प्लेस हुए थे। तो डिस्प्लेस होकर कराची के अंदर वो लोग भी, उसके भी बहुत बड़ी पॉपुलेशन आई, और वो उसमें से कितने गए वापस, कितने आए, हमें पर डेटा नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इसका मैकेनिज्म नहीं है। तो इंटरनल माइग्रेशन का जो एक कंपोनेंट है पाकिस्तान के अंदर, उसके ऊपर पाकिस्तान की कोई भी इदारा जो है उसको मॉनिटर नहीं करता, ना कोई रजिस्टर करता कि कितने लोग आ रहे हैं, उनका क्या है। अभी भी हमें नहीं पता कि कौन कितनी पॉपुलेशन किस सूबे की, किस शहर की, कहाँ पर रह रही है। अच्छा, ये हर जगह है बड़े शहरों में, लेकिन कराची के अंदर वो चीज़ बहुत ज़्यादा है। मतलब लाहौर के अंदर भी बहुत सारे लोग रहते हैं जो कि दूसरे शहरों से गए हुए हैं, दूसरे इलाकों से गए हुए हैं, लेकिन इस्लामाबाद में भी हैं, लेकिन कराची के अंदर उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है, और इसी वजह से कराची जो है मसाइल का गढ़ बन चुका है। ऑब्वियसली जब आप देखें ना, आप, मैंने आपको मिसाल दी आपके घर की 5 और 50 लोगों की, हाँ, बहुत अच्छी मिसाल। तो आपके पास आपके वसाइल कैलकुलेट हो रहे हैं उस एतबार से जो आपकी मुस्तकिल पॉपुलेशन है, और इस्तेमाल करने वाले उससे बहुत ज़्यादा है, उससे कई, आप समझ लीजिए कि 30-40% ज़्यादा पॉपुलेशन उसको यूज़ कर रही है। तो कैसे आप शहर को चला सकते हैं? आप रोड, एक मिसाल है, आपने गाड़ी ली, आपने कहा मेरे घर में तो 5 लोग हैं, आपने गाड़ी ले ली 5 लोगों की, 5 सीटर गाड़ी ले ली, मेहमान आपके पास शादी वाले आए हुए 20 और, तो क्या आप 20 लोगों को उस गाड़ी में उठा के ले जाएंगे? और अगर आप बिठा लेंगे तो फिर गाड़ी का क्या असर होगा? जो गाड़ी का असर होगा वही कराची का असर होगा। सही। और मैं अपने अगले सवाल पे जाने से पहले कि आपने कहा मुस्तकिल पॉपुलेशन, तो लास्ट जो हमारी मरदमशुमारी हुई थी उसमें उसको तो कम कर दिया गया था, तो उसी हवाले से फिर वो बजट और तमाम मसाइल जो हैं वो सबके सामने। दुनिया भर में जो है वो डिज़ास्टर आते हैं। अभी पाकिस्तान में जो सैलाब आया, उसके बाद अभी जो रिसेंटली हमने देखा कि टर्की में और जो शाम में एक सूरत हाल हुई ज़लज़ले के बाद, तो आम तासुर ये है कि ये जो है वो हमारे अमाल का नतीजा है और तमाम चीज़ें हैं। तो क्या वाकई ये ऐसा है? क्योंकि बहुत से लोगों ने ये कहा कि अगर पाकिस्तान में हम इसकी तैयारी कर लेते तो सैलाब से इतनी तबाही नहीं होती। अगर हम, कहा जाता है कि हम जो हैं वो सुनामी की बेल्ट पे, हमारे कराची के बहुत से इलाके, हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए। क्या समझते हैं आप, ये क्या है? देखिए, फिर मैं बोल लूँगा कि तारीख से हम सबक नहीं सीखते। मैं आपको तारीख का एक मिसाल दूँ, सबको नाम सुना हुआ है, पूरी दुनिया में उसने नाम सुना हुआ है, मोहनजोदड़ो। बिल्कुल, इंडस वैली सिविलाइजेशन। उस तहजीब का जवाल की सबसे बड़ी वजह ये थी कि सैलाब आ जाते थे, और उनको उस वक्त, वैसे तो काफ़ी वो अपने हिसाब से एडवांस थे कि उन्होंने बिल्डिंग्स वगैरह जो बनाई उस दौर के हिसाब से, लेकिन उनको शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि जहाँ पे वो घर बना रहे हैं वो सैलाब के इलाके में बना रहे हैं। जैसे दरिया होता है, जी, हर दरिया के बिल्कुल साथ, दरिया जहाँ पे बह रहा होता है उसके साथ ज़रा सा जो ऊपर ग्राउंड होता है, जहाँ पे जो खुश्क होता है, उसको आप कहते हैं, दरिया किनारों के बाद में उसको आप कहते हैं एक्टिव फ्लड प्लेन। एक्टिव फ्लड प्लेन का मतलब ये है कि वहाँ पे हर साल या हर 2-3 साल के बाद वहाँ पे फ्लड आएगा। उसके ऊपर होता है ओल्ड फ्लड प्लेन, उसमें कम आता है। उसके ऊपर होता है लूवियल टेरेस। तो जितना आप दरिया से दूर होंगे उतना आप फ्लड्स की जद से बचेंगे। वो बनाते थे एक्टिव फ्लड प्लेन के अंदर। उसकी वजह क्या है? क्योंकि एक्टिव फ्लड प्लेन में पूरी दुनिया में जहाँ भी दरिया है उसके एक्टिव फ्लड प्लेन में सबसे ज़्यादा काश्त होने वाली ज़मीन अवेलेबल है, जिसके अंदर पानी और खाद की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप बीज लगाइए, खुद ही पौधा उगता है और बहुत ही आसानी से होती है। तो प्रोडक्शन तेज़ी से हुई, बड़ी तेज़ी से वो बन गए। और उसकी 10 दफ़ा कहते हैं कि मोहनजोदड़ो जो है वो तबाह हुआ है। उसकी लेयर्स 10 शहर हैं एक, और आज भी अगर आप जाएँ तो वो मट्टी के अंदर दफन है। तो मट्टी कहाँ से आई? वो दरियाओं के सैलाब से आई। सही। सीखने की चीज़ ये है कि नेचर के अंदर नेचुरल डिज़ास्टर्स
हर जगह नहीं होते, उनकी जगहें फिक्स हैं। सही। दरियाई सैलाब वहीं आएगा जहां दरिया है, सहरा में दरियाई सैलाब नहीं आएगा। बिल्कुल, समझ आई बात? बिल्कुल। बर्फानी तोता पहाड़ पे गिरेगा, बर्फानी तोता कराची में नहीं गिर सकता। ऑब्वियसली ऐसे ही है। समंदरी तूफान कराची में आ सकता है, लाहौर में नहीं आ सकता। तो इसी तरीके से हर नेचुरल डिजास्टर का एक डिजास्टर डेंजर जोन है। सही। जहां पे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों या 100 साल के बाद कभी ना कभी कोई ना कोई एक्टिविटी होनी जरूर है। ये तय है, ये बात। ये तय है बात। ठीक और है। क्योंकि तारीख बता रही है, डेटा निकाल लीजिए आप। सही। इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल है, वो मैं आपको बताऊं। इटली के अंदर एक शहर है पोम्पे, वो उन्होंने एक वॉल्केनिक माउंटेन, वॉल्केनो के दामन में बनाया हुआ था। और आप, क्योंकि जाहिर है मल्टीमीडिया का दौर है, गूगल करके देख सकते हैं, पोम्पे करके गूगल करके देख सकते हैं हमारे देखने वाले व्यूअर्स। तो उसके अंदर हुआ ये कि वॉल्केनो जब फटा तो उसमें फटने के बाद एक तो लावा होता है, लावा से ज़्यादा, लावा की रीच कम है, लावा की तबाही कम है, उससे ज़्यादा बड़ी तबाही होती है पैराग्लास्टिक ग्लो होता है, उसमें मट्टी निकलती है छोटी छोटी बारीक पाउडर की तरह, और वो बहुत दूर तक जाती है, बहुत देर तक हवा में रहती है, और वो जब बैठती है तो जहाँ बैठती है वहाँ की चीज़ें ख़त्म कर देती है। तो उसके अंदर वो पूरा का पूरा शहर दफन हो गया चलता हुआ, और उसके अंदर जो आज लाशें निकाली गई हैं वो ऐसी ही निकाली गई जैसे कि इंसान थे, क्योंकि वो उसके अंदर समझ लें फॉसिलाइज्ड हो गई, फ्रीज हो गई, उसके अंदर पाउडर के अंदर वो जम के मर गए। वो वैसे कि उसके अंदर डिके भी नहीं हुआ, कि जो डिके हो जाते हैं ना, वो उसके अंदर जम गए। आप गूगल करके देखिएगा, पूरे पूरे इंसानों के, मुझे ऐसा लगता है मुजस्मा बना हुआ, लेकिन वो इंसान है, जिंदा थे जब, वैसे के वैसे जम गए पूरा शहर। तो कहने का मकसद ये कि वॉल्केनो के दामन में अगर आप बनाएंगे तो इसमें वॉल्केनो और अल्लाह का क्या कसूर है? सही बात है, बिल्कुल। आप कश्ती में छेद करके समंदर में उतरेंगे और बोलेंगे अल्लाह ताला ने हमें जो है वो डुबा दिया, तो इस पे तो कोई अल्लाह का कसूर नहीं है। ये तो आपको मालूम है। अच्छा, ज़माने चले छोड़ दीजिए 100-200 साल, 400 साल, 500 साल पहले, 1000 साल पहले लोगों, लेकिन आज तो साइंस ने आपको बताया हुआ कि कौन सा जोन सुनामी का है, कौन सा जोन क्या नाम है फ्लड का है, कौन सा जोन अर्थक्वेक है। अर्थक्वेक हर जगह नहीं आता, अर्थक्वेक की जोन्स होते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स रब करती हैं, एक दो 7 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, और वो उससे आता है। अब जैसे कराची है कराची की जियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट, आप मुझ पे ना यकीन करें, जाके पढ़ लीजिए। कराची को जुलूसान जौहर की जो बेल्ट है, कराची यूनिवर्सिटी भी उसके अंदर आती है, उसके नीचे वो एक एक्टिविटी वाली एरिया है जहाँ पे जियोलॉजिकली आ सकता है। अब 75 साल में नहीं आएगा, इसका मतलब कभी भी नहीं आएगा। जब आएगा तो फिर अल्लाह को हम कहेंगे कि अल्लाह ताला ने हम पे अजाब नाजिल किया। अल्लाह ताला ने तो भाई पहले से बनाई हुई ये चीज़ें जो अपने हिसाब से चल रही हैं। बिल्कुल। तो वो, अब जैसे जापान है, टोक्यो में सबसे बदतरीन जलजले आए और वहाँ पे सबसे ज़्यादा तबाहियाँ हुई हैं, बहुत ज़्यादा हुई हैं, बहुत अरसे हुई हैं। अब उनको पता है, उन्होंने कहा शहर तो मूव कर नहीं सकते, हमने तो बना लिया, पता नहीं कदीम ज़माने से बना हुआ था। उन्होंने क्या किया, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग्स बनानी शुरू कर दी हैं, कि वो बिल्डिंग्स अब अर्थक्वेक की वजह से गिरती नहीं है, वहाँ पे आग नहीं लगती, वहाँ पे गिरती नहीं है बिल्डिंग्स, और वहाँ पे क्योंकि लोग जलजले से नहीं मरते, लोग बिल्डिंग में दब के मरते हैं। ऐसा ही है। बस सादी सी मिसाल है। मेरा सवाल है सारे नाजरीन से भी और आपसे भी, कि अगर जलजले के वक्त मैं एक मैदान में खड़ा हुआ हूँ तो मरने के चांसेस बहुत कम हैं, कुछ भी नहीं होगा बल्कि, और अगर मैं एक बिल्डिंग की चौथे माले पे हूँ तो मरने के चांसेस 99% हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो अल्लाह ताला जलजले से नहीं मार रहा, हम अपने बिल्डिंग की वजह से मर रहे हैं। सही है। और बिल्डिंग हमने ऐसी बनाई कि जलजले में गिर सकती है। अब तो सर जापान में तो कहते हैं वो बिल्कुल बिल्डिंग नहीं करती जापान के अंदर, हाँ, जलजला प्रूफ उन्होंने बना ली। बिल्कुल। तो कहने का मकसद ये है कि हम अपनी, अभी छोटी सी मिसाल ले लीजिए, अभी वो जो सैलाब आया है 2022 का, उसके अंदर एक बहुत मशहूर वीडियो चली है, सवात के अंदर होटल गिरा है जी, बहुत बड़ा होटल था। अब वो होटल गिराने में अल्लाह ताला का क्या कसूर? अल्लाह ताला को मतलब नौजुबिल्लाह हम कहते हैं कि या अल्लाह ने अजाब नाजिल कर दिया। ओ भाई, दरिया में सैलाब आया, आपने 4 में से 3 टांगें उस होटल की दरिया के अंदर रखी हुई थी, तो गिरना ही था वो तो 4 टांगें जब दरिया के अंदर में से 3 में आपने रखी हुई, तो वो तो जब दरिया अपने जोश पे आया, वो पिलर उसने गिरा दिए, और जो नीचे था वो एक उसका जो हिस्सा था वो ज़मीन पे था, बाकी दरिया के अंदर आपने पिलर खड़े कर किया, तो ले गया दरिया अपने साथ, दरिया ने रिक्लेम कर लिया अपनी जगह। इसमें दरिया का क्या कसूर है?
सही। आप क्यों, आप जो पीछे थे वो तो नहीं गिरे, जो ज़मीन पे थे वो नहीं गिरे, जो दरिया के अंदर बनाया तो वो तो गिरेगा, गिरना था बिल्कुल। तो इसके अंदर हमारे साथ प्रॉब्लम ये है, पाकिस्तान के अंदर हमारे यहाँ लॉज हैं, इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंट नहीं है। हमारे यहाँ भी ये कहा हुआ है कि वहाँ नहीं बन सकता, और उस वक्त भी था, लेकिन क्योंकि सिस्टम ऐसा है, कुछ ना कुछ कर करा के मामला वहाँ पे बना दी गई बिल्डिंग, अब बिल्डिंग बना दी गई, बिल्डिंग गिर गई, जलजला, अब नुकसान आप उसको दोष दे रहे हैं कि दरिया सैलाब ने क्या। अब ये जो हमारे यहाँ जो सैलाब का जो तबाही है सिंध में हुई है या पंजाब में हुई है उसकी वजह भी हमारी बैड मैनेजमेंट है, क्योंकि हमने सैलाब के लिए प्लानिंग नहीं की हुई कि सैलाब जब आएगा तो उसका पानी कहाँ से निकासी। मैं अभी फरवरी में लाहौर गया हूँ बस में, आप यकीन कीजिए आज भी हाईवे के इर्द गिर्द कई इलाकों में पानी खड़ा है आज भी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जून जुलाई में सैलाब आया था, फरवरी 8 महीने होकर पानी खड़ा है, क्योंकि कोई प्लानिंग नहीं थी। कोई प्लानिंग, आज वो निकलने की जगह ही नहीं, वहीं खड़ा हुआ है उससे सूख रहा है जो सूरज की रोशनी से, कितना सूख लेगा उससे। मैंने कहीं पढ़ा था कि पाकिस्तान इज नॉट अ पुअर कंट्री, पाकिस्तान इज पुअरली मैनेज्ड कंट्री। बिल्कुल सही बात है। उसकी वजह ये है कि हमारे तवज्जो नहीं है उस तरफ, बिल्कुल। और बड़ा अनफॉर्चुनेट है, पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल हम हमेशा बात करते हैं, और अब तो बिलीव भी करता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर पढ़ा हमने जितना भी है तो उसमें बात पता चली है कि पाकिस्तान के अंदर इतने वसाइल हैं कि अगर हम उसको सही से इस्तेमाल करें तो हम कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुइज़ साहब, आपने जो है वो अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। नाज़रीन, आपने देखा कि कितने अहम मौज़ूआत पे बात हुई, हिस्ट्री की अहमियत, ख़ास तौर पे सोशल साइंसेस की अहमियत, और उसके बाद कराची और फिर पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान और दुनिया भर में तारीख़ से किस तरह कौमें सीखती हैं और किस तरह आगे बढ़ती हैं। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में एक नए मेहमान के साथ, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए ऑन अब्बास को। अल्लाह निगहबान।